नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। जैसे कि हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ रहे हैं और आज का ये दूसरा भाग है। इससे पहले हमने एक भाग अपलोड कर चुके हैं और ये दूसरा भाग है। और दोस्तों, यदि आप इससे पहले वाले सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें। और तो चलिए देर न करते हुए ये पाश्चात्य काव्य का दूसरा भाग है, इसकी शुरुआत करते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म 1941 ईस्वी नामक ग्रंथ के लेखक हैं। न्यू क्रिटिसिज्म, इसके लेखक रैनसम है, पाश्चात्य विद्वान है रैनसम। और अगला फैक्टर, नई समीक्षा के प्रमुख आलोचक हैं। नई समीक्षा के प्रमुख आलोचक रैनस, ब्रुक्स, रॉबर्ट पेन, वारेन ब्लैकमर, ये सभी नई समीक्षा के प्रमुख आलोचक हैं। और अगला है प्राकृतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो प्राकृतवाद के प्रवर्तक जोला है। अगला, हिंदी में प्रमुख प्राकृतवादी लेखक हैं। प्राकृतवाद के प्रवर्तक जोला हैं, जो कि पाश्चात्य विद्वान है। और हिंदी में प्राकृतवादी लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन, ये दोनों प्राकृतवादी हिंदी लेखक हैं। और अगला फैक्ट है, आंदोलन के रूप में प्रतीकवाद का प्रारंभ कब से हुआ? तो आंदोलन के रूप में प्रतीकवाद का प्रारंभ 1886 ईस्वी में फ्रांस से हुआ। और अगला फैक्ट है, मिथ और प्रतीक में प्रमुख अंतर है। तो मिथ और प्रतीक में प्रमुख अंतर, मिथ में कथा तत्व होता है, मिथ में कथा तत्व होता है, प्रतीक में नहीं होता है। अगला है, फैंटेसी मनोविज्ञान शब्द है, इसका संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित और बेतरतीब बिंबावलियों से है। अगला फैक्ट है, हिंदी के किस कवि में फैंटेसी का प्राचुर्य है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध में फैंटेसी का प्राचुर्य प्रयोग मिलता है। अगला है, बिंब क्या है? बिंब क्या है? तो बिंब, चलिए देखते हैं, किसी भाव, विचार, वस्तु, घटना आदि का इंद्रिय संवेद काल्पनिक शब्द बद्ध समूर्तन बिंब कहलाता है। अगला है 1908 में हुलमे और फिलंट ने बिंबवाद पर एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया। आचार्य शुक्ल ने फिलंट को ही इसका प्रवर्तक माना है। आचार्य शुक्ल ने फिलंट को ही बिंबवाद का प्रवर्तक माना है। अगला है 1912 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक लंदन और अमेरिका में बिंबवाद का एक आंदोलन चला। इसके बिंबवाद के अगुवा थे एजरा पाउंड थे। और अगला, हिंदी समीक्षा में बिंब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य शुक्ल ने अपने एक निबंध भाव या मनोविकार में 1915 में किया। अगला है, अंग्रेजी शब्द मिथ को हिंदी में मिथक कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द मिथ को हिंदी में मिथक कहा जाता है। मिथक के अतिरिक्त इस शब्द के लिए दंत कथा, पूरा व्रत, धर्मगाथा, पूरा कथा, पूरा आख्यान आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, अंग्रेजी शब्द मिथ को हिंदी में मिथक कहा जाता है और मिथक के अतिरिक्त इस शब्द के लिए दंत कथा, पूरा व्रत, धर्म कथा, पूरा कथा, पूरा आख्यान आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। अगला फैक्ट है, मिथ यूनानी शब्द माइथोस से विकसित हुआ, जिसका अर्थ है अतर्क आख्यान होता है। अगला है, मिथक को आदिम मनुष्य की दमित यौन भावनाओं का प्रतीक मूलक व्यक्तिकरण किसने कहा? तो ये सिगमंड फ्राइड ने कहा। अगला है, मिथक को प्रजाति यानी कि सामूहिक अवचेतन का आदिम बिंब किसने कहा? तो ये युंग ने कहा। अगला फैक्ट है, मिथक को विशुद्ध मानसिक रूपात्मक क्रिया किसने कहा? तो लेवी स्त्रोस ने कहा। और अगला फैक्ट है, किस विद्वान ने मिथक की उत्पत्ति भाषा से माना है? तथा मिथक को भाषा का रोग कहा। मैक्स मूलर ने कहा। और मिथ की समीक्षा के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो मिथ की समीक्षा के प्रवर्तक नार्थप फ्राई माने जाते हैं। तो चलिए अगला फैक्ट पढ़ते हैं। और इससे पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन पसंद आया करे तो लाइक और शेयर ज़रूर
किया करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं इसके आगे। हिंदी में आलोचनात्मक आख्या के रूप में यथार्थवाद के पहले प्रयोक्ता हैं। तो यथार्थवाद के पहले प्रयोक्ता मुंशी प्रेमचंद है। अगला है यथार्थवाद और आदर्शवाद। सन 1937 नामक लेख किसका है? तो यह लेख यथार्थवाद और आदर्शवाद, यह लेख जयशंकर प्रसाद का है। अगला, प्रसाद ने हिंदी में यथार्थवाद का जनक किसे माना है? तो जयशंकर प्रसाद ने हिंदी में यथार्थवाद का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना है। चलिए अब देखते हैं प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रवर्तक। प्रत्ययवाद के प्रवर्तक हैं प्लेटो, इससे पहले भी देख चुके हैं। अनुकृति एवं विरेचन त्रासदी, इसके प्रवर्तक अरस्तु हैं। उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक हैं लोंगिनूस। और संप्रेषण एवं मूल सिद्धांत के प्रवर्तक रिचर्ड्स हैं। अगला है वस्तुनिष्ठ समीकरण के प्रवर्तक चार्ल्स इलियट हैं। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत ये चार्ल्स इलियट का ये भी है। संवेदनशीलता का साहचर्य ये इलियट का ये भी है। वस्तुनिष्ठ समीकरण, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, संवेदनशीलता का साहचर्य, ये तीनों चार्ल्स इलियट के सिद्धांत हैं। और अभिव्यंजनावाद ये क्रोचे का सिद्धांत है। परंपरा की परिकल्पना एवं वैयक्तिक प्रज्ञा का सिद्धांत ये चार्ल्स इलियट का ये भी है। कल्पना का सिद्धांत कॉलरिज का है। द्वंद्ववाद का ये सिद्धांत हीगेल का है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये कार्ल मार्क्स का है। महान यथार्थवाद ये जॉर्ज लुकास का सिद्धांत है। मिथ की समीक्षा ये नॉर्थप फ्राई का सिद्धांत है। स्वच्छंदतावाद ये वर्ड्सवर्थ का सिद्धांत है। और प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रवर्तक के लिए देखते हैं। अंतर विरोध का सिद्धांत ये क्लीज ब्रुक्स का है। विखंडन का सिद्धांत जाक देरिडा का है। और विडंबना और विसंगत ये क्लीज ब्रुक्स का है। विरोधाभास यानी कि आयरनी का सिद्धांत रॉबर्ट पेन वारेन का है। साहित्य का समाजशास्त्र हिप्पोलिटेन का है। और अजनबीपन ये मार्क्स का है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। किसके मतानुसार भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच की खाई ही अजनबियत है? तो ये फिक्टे का है। और अगला फैक्ट है मनुष्य की कालिक स्थिति और प्रकृति के दुराव को अजनबीपन किसने कहा? तो मनुष्य की कालिक स्थिति और प्रकृति के दुराव को अजनबीपन किसने कहा? तो ये शीलर ने कहा। प्लेटो के अनुसार परम सत्य है। प्लेटो के अनुसार परम सत्य है प्रत्यय। और प्रमुख मार्क्सवादी समीक्षक जॉर्ज लुकास, ब्लॉक, बेंजामिन गोल्डमन, एडार्नो, ये सभी प्रमुख मार्क्सवादी समीक्षक। प्रमुख बिंबवादी समीक्षक देखते हैं। एजरा पाउंड, लोवेल, डलिट्रल और डी.एच. लॉरेंस, रिचर्ड्स, एलिंगटन, ये सभी प्रमुख पाश्चात्य बिंबवादी लेखक हैं। और अगला फैक्ट है प्रमुख प्रतीकवादी वादलेयर, मेलार्मे, रेबो, ये सभी प्रमुख प्रतीकवादी हैं। अगला फैक्ट है अजनबीपन को आधुनिक सभ्यता का अनिवार्य फल किसने माना है? तो आधुनिक सभ्यता का अनिवार्य फल अजनबीपन को मार्कूजे ने माना। और नई समीक्षा के प्रमुख आलोचक देखते हैं। नई समीक्षा के प्रमुख आलोचक रैनसम ब्रुक्स, रॉबर्ट पेन वारेन, ब्लैकमर, ये सभी नई समीक्षा के प्रमुख आलोचक हैं। प्रमुख अस्तित्ववादी देखते हैं। जॉ स्पर्स, हाइडेगार, सार्त्र, किरकेगार्ड, पास्कल, नीत्शे, काफ्का, कामू, ये सभी प्रमुख अस्तित्ववादी हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। जॉ स्पर्स, हाइडेगार, सार्त्र, किरकेगार्ड, पास्कल, नीत्शे, काफ्का, कामू, ये सभी प्रमुख अस्तित्ववादी हैं। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो अस्तित्ववाद के प्रवर्तक सोरेन किरकेगार्ड और पास्कल माने जाते हैं। ग्रामेटोलॉजी नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। तो जाक देरिडा हैं। ग्रामेटोलॉजी नामक ग्रंथ के रचयिता जाक देरिडा। अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है, ये मत प्लेटो का है। और कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधानी शक्ति है, यह मत किसका? तो यह मत है कॉलरिज का।
और अगला फैक्ट है, काव्य भाषा के रूप में ग्रामीण भाषा के पक्षधर थे। तो काव्य भाषा के रूप में ग्रामीण भाषा के पक्षधर विलियम वर्ड्सवर्थ थे। और अगला फैक्ट है, काव्य जीवन की आलोचना है। काव्य जीवन की आलोचना है यह कथन मैथ्यू अर्नाल्ड का है। इन्होंने कहा है काव्य जीवन की आलोचना है। क्रोंची के अभिव्यंजना सिद्धांत को किस भारतीय आचार्य ने सिद्धांत से जोड़ा जाता है? तो कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत से जोड़ा जाता है। क्रोंची के अभिव्यंजना सिद्धांत को किस भारतीय आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा जाता है? तो कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत से जोड़ा जाता है। और क्रोंची के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा? तो क्रोंची के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और अगला फैक्ट है, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन चार्ल्स एलियट का है। और नई समीक्षा में तनाव शब्द के प्रवर्तक एलन पेट हैं। और अगला फैक्ट है, एम्बिगुइटी यानी कि अनेकार्थता नई समीक्षा में इस शब्द के प्रवर्तक हैं। तो इस शब्द के प्रवर्तक विलियम एम्सपन है। अगला है, सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिगुइटी की रचनाकार विलियम एम्सपन है। और अगला फैक्ट है, अजनबीपन किस विचारधारा की विशेषता है? तो अजनबीपन ये अस्तित्ववाद की विशेषता। अगला फैक्ट है, अंतर्विरोध यानी कि पैराडॉक्स शब्द के प्रस्तुत करता है। तो पैराडॉक्स शब्द के प्रस्तुतकर्ता क्लीथ ब्रुक्स हैं। अगला है, विखंडन यानी कि कंस्ट्रक्शन शब्दावली के नई समीक्षा में प्रयोक्ता है। तो इसके प्रयोक्ता जाक देरिदा। और अगला फैक्ट है, कला अनुकृति की अनुकृति है। ये किसका मत है? तो ये प्लेटो का मत है। अर्थमीमांस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं चार्ल्स रिचर्ड्स हैं। अगला, किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य के मनोवैज्ञानिक मूल का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो चार्ल्स रिचर्ड्स ने प्रस्तुत किया है। और आदिम मनुष्य की भाषा को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? आदिम मनुष्य की भाषा को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो मिथक रूप में परिभाषित किया। बिंब कितने प्रकार के हैं? तो बिंब दो प्रकार के हैं, जिनमें से इंद्रिय बिंब और मानस बिंब, ये दो प्रकार हैं। अगला फैक्ट है, प्रतीक कितने प्रकार के होते हैं? प्रतीक भी दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत और वैयक्तिक, ये दोनों प्रतीक के प्रकार है। बिंब के प्रवर्तक फ्लिट है। और कल्पना को नैतिक शक्ति किसने कहा? तो कल्पना को नैतिक शब्द शैली ने कहा। और अगला फैक्ट है, आचार्य शुक्ल ने कल्पना के कितने भेद किए हैं? तो आचार्य शुक्ल ने कल्पना के दो भेद, विधायक कल्पना और ग्राहक कल्पना, ये कल्पना के भेद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। और अगला है, एडिसन के ऐसे जान इमेजिनेशन का हिंदी अनुवाद कल्पना का आनंद शीर्षक से किया रामचंद्र शुक्ल ने। एडिसन के ऐसे जान इमेजिनेशन का हिंदी अनुवाद कल्पना का आनंद शीर्षक से रामचंद्र शुक्ल ने किया। कल्पना को काव्य की आत्मा किसने कहा? कल्पना को काव्य की आत्मा कॉलरिज ने कहा। अगला फैक्ट है, यथार्थवाद का प्रवर्तक कौन है? यथार्थवाद का प्रवर्तक वॉल्टेयर है। इसके बाद पश्चिम में कला के कितने भेद माने गए हैं? तो पश्चिम में कला के दो भेद, ललित कला और उपयोगी कला, ये दो भेद माने गए। अगला फैक्ट है, कला के लिए इस मत के प्रवर्तक हैं। तो कला के लिए है इस मत के प्रवर्तक ब्रैडले हैं। अगला है, कला के लिए इस मत को मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं। तो इस मत को मानने वाले प्रमुख विद्वान ब्रैडले, ये तो प्रवर्तक ही हैं। और इसके बाद वाल्टर पेन हिस्लर, ऑस्कर वाइल्ड, ये सभी पाश्चात्य विद्वान हैं। ये सभी मानते हैं कि कला के लिए। अगला है, किन पाश्चात्य विद्वानों ने लोक मंगल को काव्य हेतु माना है? तो प्रमुख पाश्चात्य विद्वान इनमें से प्लेटो हैं, रस्किन हैं, टॉलस्टॉय हैं, ये सभी पाश्चात्य विद्वान लोक मंगल को काव्य हेतु माना। अगला फैक्ट है, आनंद को काव्य प्रयोजन किसने माना? तो आनंद को काव्य प्रयोजन
ने माना है। अगला फैक्ट है अपने आप को प्रौढ़तावादी। अपने आप को किसने प्रौढ़तावादी अपने आप को किसने प्रौढ़तावादी माना है? तो चार्ल्स एलियट ने माना है। अगला फैक्ट है पाश्चात्य देशों में साहित्य को क्या कहा जाता है? तो पाश्चात्य देशों में साहित्य को कला कहा जाता है। अगला फैक्ट है कला जीवन का प्रतिबिंब है जो कि इसके नित्य सत्य में अभिव्यक्त रहता है। काव्य जीवन का प्रतिबिंब है। काव्य जीवन का प्रतिबिंब है जो कि इसके नित्य सत्य में अभिव्यक्त रहता है। यह कथन किसका? तो यह कथन शैले का है। शैले का अगला फैक्ट है किस विद्वान ने त्रासदी का सर्वप्रथम गंभीर और सर्वांगीण विवेचन किया? तो अरस्तु ने किया। कल्पना को हास्य उन्मुख भावना किसने कहा? तो कल्पना को हास्योन्मुख भावना हॉब्स ने कहा। अगला फैक्ट है जब कोई पदार्थ किसी भाव या विचार का स्वीकृत उपलक्षण या संकेत बन जाता है तो कहलाता प्रतीक कहलाता। अगला है बिंब का एक भेद प्रत्यक्ष बिंब किस दृष्टि से विभाजित है? तो ये अभिव्यंजना से विभाजित है। अगला है केवल वे ही बिंब काव्यात्मकता से युक्त माने जाते हैं जो कि भावात्मक हो। यह कथन किसका? तो यह कथन कॉलरिज का है। और प्रतीकों के वर्गीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सफल प्रयास किसने किया? तो यह प्रयास अर्बन ने किया। अगला फैक्ट है साहित्य में यथार्थवाद के उदय का मूल कारण है। तो साहित्य में यथार्थवाद के उदय का मूल कारण साहित्य में अति कल्पना का विरोध, ये साहित्य में यथार्थवाद के उदय का मूल कारण है। अगला फैक्ट है यथार्थवादी विचारधारा का जन्म किस शताब्दी में हुआ? तो यथार्थवादी विचारधारा का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ। अगला है पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन विलियम शेक्सपियर का है। अगला है प्रतीक अहम की कारा से निकलने के द्वारा है। तो यह कथन बोरिस पेस्तरनॉक का है। प्रतीक अहम की कारा से निकलने के द्वारा। अगला है आदि बिंब की चर्चा किसने की? तो आदि बिंब की चर्चा युंग ने की। अगला फैक्ट है अभिव्यंजना की दृष्टि से बिंब के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं, प्रत्यक्ष और अलंकृत, ये 2 भेद हैं। और अगला फैक्ट है बिंब का प्रमुख कार्य है। तो बिंब का प्रमुख कार्य है संप्रेषणीयता, ये बिंब का प्रमुख कार्य। अगला फैक्ट है काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। तो यह कथन डॉक्टर नगेन का है। और स्वच्छंदतावाद का जन्म कब हुआ? तो स्वच्छंदतावाद का जन्म 18वीं सदी के अंतिम दशक और 19वीं सदी के आरंभ में हुआ। अगला फैक्ट है प्रकृति की ओर वापस लौटो, बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर वापस लौटो, ये नारा किसने दिया? तो यह नारा रूसो ने दिया। और अब देखते हैं स्वच्छंदतावाद की प्रमुख विशेषताएं। स्वच्छंदतावाद में विद्रोह की प्रवृत्ति होती है और इसमें कृत्रिमता से मुक्ति होती है। और तीसरा है मध्य युग की ओर प्रत्यावर्तन होता है। चौथा है कल्पना का प्राधान्य होता है। पांचवा अद्भुत तत्व है स्वच्छंदतावाद में होता है। व्यक्तित्ववाद भी होता है और सौंदर्यमयी दृष्टि और इंद्रियता होता है। स्वच्छंदतावाद में प्रकृति से प्रेम होता है। अगला है प्रमुख स्वच्छंदतावादी कवि हैं। तो प्रमुख स्वच्छंदतावादी पाश्चात्य कवि कॉलरिज हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, शैली हैं, कीट्स हैं, ये सभी पाश्चात्य विद्वान स्वच्छंदतावादी कवि हैं। कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स, ये सभी। अगला फैक्ट है क्लासिसिज्म का हिंदी रूपांतरण श्रेणवाद किसने किया? तो ये नलिन बिलोचन शर्मा हिंदी के प्रमुख आलोचक हैं। क्लासिसिज्म का हिंदी रूपांतरण श्रेणवाद किसने किया? तो नलिन बिलोचन शर्मा ने किया। अगला फैक्ट है कल्पना की ऊंची से ऊंची उड़ानों में भी कुछ बंधन, कुछ संयम रहता है। अभिजातवादी कवि मनुष्य को उस समीपता को, उसकी इस सीमा को कभी भूलता नहीं। वह जानता है धरती से उसका अटूट नाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन ह्यूम का है। अगला फैक्ट है यूरोप में साहित्य तथा कला विवेचन की दृष्टि से अंधकार युग कहलाता है। यूरोप में साहित्य तथा कला विवेचन की दृष्टि से अंधकार युग कहलाता। 5वीं सदी से 15वीं शताब्दी तक युग।
अगला फैक्टर नव्य अभिजातवाद का उत्थान कहाँ हुआ? तो नव्य अभिजातवाद का उत्थान फ्रांस में हुआ 17वीं शताब्दी में। इंग्लैंड के प्रमुख नव्य अभिजातवादी आलोचक हैं, तो इंग्लैंड के प्रमुख नव्य अभिजातवादी आलोचक वेन जॉनसन, इनका जीवन काल है 1573 से 1637, और इसके अलावा जॉन ड्राइडन, इनका समय है 1631 से 1700, और अलेक्जेंडर पोप, इनका जीवन काल है 1688 से 1744। इसके बाद है सैमुअल जॉनसन, इनका समय है 1740 से 1794। ये सभी इंग्लैंड के प्रमुख नव्य अभिजातवादी आलोचक थे। अब देखते हैं एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो कि इसका रचना काल है 1711 ईस्वी के। इसके रचयिता अलेक्जेंडर पोप हैं। एसे ऑन क्रिटिसिज्म के रचयिता अलेक्जेंडर पोप हैं। अगला है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, इसका रचनाकाल 1668 है, और इसके रचयिता ड्राइडन। इंग्लैंड में नव्य अभिजातवाद का दौर था, तो इंग्लैंड में नव्य अभिजातवाद का समय 17वीं सदी से 18वीं सदी नव्य अभिजातवाद का समय था। अगला फैक्टर नव्य अभिजातवाद का पुनः उदय कब हुआ? तो फ्रांस में 19वीं सदी के अंत में, और इंग्लैंड तथा अमेरिका में 20वीं सदी के आरंभ में नव्य अभिजातवाद का पुनः उदय हुआ। प्रमुख नव्य अभिजातवादी हैं, तो प्रमुख नव्य अभिजातवादी मैथ्यू आर्नोल्ड, इरविंग बेविट, टी.एस. एलियट, ह्यूम, ये सभी नव्य अभिजातवादी। अगला फैक्टर 20वीं सदी में किस आलोचक ने अभिजातवाद को दार्शनिक आधार दिया? तो ह्यूम ने दिया। और अगला फैक्टर रूसो के अनुसार रोमांटिसिज्म में मनुष्य को संभावनाओं का अनंत कोश माना गया, जबकि क्लासिकी दृष्टि में मनुष्य वस्तुतः सीमित है और परंपरा तथा नियमों के अनुशासन द्वारा मूल्यवान उपलब्धि करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन ह्यूम का है। और इसके बाद अभिजातवाद और नव्य अभिजातवाद में अंतर है, तो इनमें अंतर नव्य अभिजातवाद में परंपरा के अनुसरण के मूल्यों और आदर्शों के अनुसरण को प्राथमिकता दी जाती है। अगला फैक्टर एक स्पष्ट प्रवृत्ति के रूप में अभिजातवाद यानी कि क्लासिसिज्म की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय होरेस को दिया जाता है, और होरेस का समय है 65 ईसा पूर्व होरेस का समय। अगला फैक्टर क्लॉसिक्स लैटिन शब्द है जिसका प्रयोग रोम में करदाताओं के सर्वोच्च वर्ग के लिए किया जाता है। क्लॉसिक्स लैटिन शब्द है जिसका प्रयोग रोम में करदाताओं के सर्वोच्च वर्ग के लिए किया जाता है। क्लॉसिसिज्म के लिए हिंदी में शब्द प्रयुक्त हुआ, तो इसके लिए हिंदी में शब्द प्रयुक्त हुआ अभिजातवाद, शास्त्रवाद, श्रेयवाद, इन सभी का हिंदी में प्रयुक्त हुआ। अभिजातवाद के बीज प्रवर्तन किसके काव्य चिंतन में मिलता है? तो अभिजातवाद के बीज प्रवर्तन यह प्लेटो के काव्य चिंतन में मिलता है। अब देखते हैं अभिजातवाद की प्रमुख विशेषताएं यानी कि प्रवृत्तियां। तो चलिए देखते हैं। प्राचीन साहित्यिक परंपरा का अनुकरण है, और दूसरा है अभिजातवाद मर्यादा, औदात्य, आत्मा की गरिमा, स्वच्छता तथा प्रशांत पर बल देता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। मर्यादा, औदात्य, आत्मा की गरिमा, स्वच्छता तथा प्रशांति पर बल देता है। तीसरा है कला को वस्तुनिष्ठ मानना, अभिजातवाद की प्रमुख विशेषता है। और चौथा है भावावेग के स्थान पर भाव संयम और भाव व्यवस्था पर बल देता है। पांचवा है सार्वभौमिकता, निर्वैयक्तिकता। छठवां है परंपरानुगतिकता की दिशा में उन्मुखता। ये सभी अभिजातवाद की प्रमुख विशेषता है। अब देखते हैं अगला फैक्ट है रोमांटिसिज्म यानी कि स्वच्छंदतावाद को परंपरावादी कला के विरुद्ध नव उन्मेषकारी सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांत किसने कहा है? तो यह कहा है एमिल लेगुई तथा लुई कैंजामिया, इन्होंने कहा है। अगला फैक्ट है रोमांटिसिज्म शब्द का पारिभाषिक तौर पर सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो इसका सबसे पहले प्रयोग 1661 ईस्वी
में फ्रांस में हुआ था। और रोमांटिसिज्म यानी रोमांटिसिज्म का क्लासिसिज्म की विपरीत प्रवृत्ति के रूप में अर्थ निर्धारण किसने किया? तो इसका निर्धारण स्लेगल ने किया। अगला फैक्टर, नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं। तो नई समीक्षा के जनक टी.एस. इलियट माने जाते हैं। और अगला फैक्टर, द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल, द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल के रचयिता हैं। तो इसके लेखक हैं मिडिल्टन मरे, ये द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल के लेखक हैं। अगला है रिवैल्यूएशंस, जिसका रचना काल है 1936 ईस्वी, इसके रचयिता हैं। तो इसके रचयिता F.R. लेविस हैं। और अगला फैक्ट है, आंग्ल अमरीकी साहित्य के किस 1930 से 1960 तक के समय को साहित्यिक आलोचना में क्रांति का युग किसने कहा? तो इसको क्रांति का युग जॉन हलावे ने कहा। अगला फैक्टर, नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्पिनगार्ड ने 1910 में अपने एक लेख में किया। अगला फैक्टर, नई समीक्षा शब्द को पारिभाषिक शब्दावली का रूप देने का श्रेय रैनसम की 1941 में प्रकाशित पुस्तक न्यू क्रिटिसिज्म ये इसके लेखक हैं श्रेय रैनसम। ये न्यू क्रिटिसिज्म ये श्रेय रैनसम की पुस्तक है, जो कि इसका प्रकाशन 1941 में श्रेय रैनसम ने किया। अगला फैक्ट है, साहित्य आलोचना की किस पद्धति में कृति को यानी कि रचना को केंद्रीय स्थान दिया गया? तो नई कविता में कृति को केंद्रीय स्थान दिया गया। अगला फैक्ट है, आलोचना में कविता के विस्तृत विश्लेषण और घनिष्ठ गहन पाठ की परंपरा किस समीक्षा पद्धति ने कायम किया? तो नई समीक्षा ने कायम किया। और ABC ऑफ रीडिंग नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता एजरा पाउंड हैं। नई समीक्षा की महत्वपूर्ण कृतियाँ देखते हैं। नई समीक्षा की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं ग्रंथ और उनके रचयिता। तो हाउ टू टीच रीडिंग इसके लेखक हैं F.R. लेविस। हाउ टू टीच रीडिंग इसके लेखक F.R. लेविस हैं। और दूसरी हाउ टू रीड ए पेज इसके लेखक रिचर्ड्स हैं। और अगला है इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग इसके लेखक हैं रिचर्ड्स। और सेक्रेड वुड्स ये 1920 ईस्वी की है, इसके लेखक इलियट हैं। अगली है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 ईस्वी में प्रकाशित, इसके लेखक रिचर्ड्स हैं। और अगला ग्रंथ है सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिगुइटी इसके लेखक एम्सन है। ये सभी पाश्चात्य विद्वान और उनकी ग्रंथ हैं। तो अगला है गॉड विदाउट थंडर, ये 1930 ईस्वी की है, ये रैनसम की रचना है। और अगली है रिवैल्यूएशन 1936 ईस्वी। और अगली द कॉमन परसूट, ये 1953 ईस्वी की। ये दोनों रचनाएं लेविस की हैं। अगली है ऑन द लिमिट्स ऑफ पोइट्री, ये 1948 ईस्वी में प्रकाशित एलन टेट की है। और अगला है द फॉरलोन डेमन, ये 1955 की, ये भी एलन टेट की है। और लैंग्वेज एज जेस्चर ये आर.पी. ब्लैकमर की है। और 12वीं लायन एंड दी हनी कोप्स, लायन एंड दी हनी कोप्स, ये 1956 ईस्वी की, इसके लेखक आर.पी. ब्लैकमर हैं। और द ग्रामर ऑफ मोटिव्स इसके लेखक कैनेथ वर्क हैं। और परमानेंस एंड चेंज इसके लेखक कैनेथ वर्क हैं। और अगला फैक्ट है द फ्यूजिटिव नामक काव्य पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इसका संपादन जॉन क्रो रैनसम ने किया। और मित्रों, हमने भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र दोनों को एक एक फैक्ट जो कि इसमें दिया हुआ है सभी को हम पढ़ चुके हैं। और आज पाश्चात्य काव्य भी समाप्त हो गया। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और यदि आप सभी को
सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन खुद ही पहुंच जाया करेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इससे पहले हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि यदि आप हमारे सभी पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।